देखते हैं क्षेत्रीय दलों का उदय और राज्य राजनीति। 70 का दशक। 70 के दशक में देखते हैं कि जहां 60 और 70 का दशक में राज्य राजनीति के प्रतिमान में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। वहीं नेहरू की मृत्यु हो गई थी और नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली का कहीं न कहीं पतन हो गया था। लेकिन वहीं हम यहाँ भी देखते हैं कि इंदिरा गांधी का उदय होता है और इंदिरा गांधी के उदय होने के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस और जो पूरी देश में शासन व्यवस्था है यह व्यक्तिगत बना लिया गया है। यहाँ पर लोकतांत्रिक वातावरण जैसी बातें नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वंशानुगत राजनीति की शुरुआत हो रही थी और 60 के दशक के अंत में 70 के आरंभ के आसपास और 70 के दशक में हम यह भी देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में धनाढ़ लोग उभरने लगे थे। वे मुख्य धारा में आ रहे थे और जहां जहां हरित क्रांति हुई वहां कुछ नए नए किसान, नए नए संभ्रांत, नए नए कुल एक तरह से उभरते हुए दिख जाते हैं आपको। कुछ जातिगत वर्चस्व जैसी बातें भी दिखती है। हरियाणा हो या पंजाब का क्षेत्र तो मिला ही है और वहीं उसे जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश कुछ क्षेत्र में जाट, वहीं बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में यादव और कुर्मी की बहुलता, आंध्र प्रदेश में रेड्डी और काम्मा, उसी तरह कर्नाटक में बोकलिग्गा और लिंगायत आदि ये लोग जो है कुछ इसमें से कुछ विशेष कुल एलिट क्लास के लोग इसमें उभर रहे थे। हरित क्रांति के बाद यद्यपि कि कुछ कृषक की स्थिति भी सही हुई, अच्छी हुई और वहीं किसान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ और जाहिर है कि वहां पर कृषि में क्रांति को जो राजनेता थे वे भी बुराने वाले ही थे, उससे बचते कैसे। तो यहाँ पर चरण सिंह का नाम उभरता है जिन्होंने कि भारतीय क्रांति दल का गठन किया और हम देखते हैं कि 2 दशक तक 67 से 87 तक उत्तर भारत की राजनीति में एक तरह से सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। बिहार हो अथवा हरियाणा हो, यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्य स्तरीय नेता उभरे और भारत की राजनीति पर छाने का प्रयास करने लगे, छाते हुए दिखे और उत्तर प्रदेश की ही तरह सामाजिक आधार को लेकर अन्य कई एक राज्यों में क्षेत्रीय नेता का उदय होता है, वे उभरते दिखते हैं और हर एक नेता अपने पार्टी में अपने क्षेत्रीय मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं और जब क्षेत्रीय मुद्दा उभरा तो केंद्र और राज्य के संबंध में बदलाव होने लगा। केंद्र राज्य संबंध में सुधार की मांग की जाने लगी और तब तक स्थिति यह थी कि केंद्र के राज्यपाल जो नियुक्त होते थे हर एक राज्य में, तो वह केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं और वहां पर उन्हें केंद्र सरकार के अनुकूल के साथ साथ संवैधानिक व्यवस्था के साथ साथ उन्हें कांग्रेस के प्रति अनुकूल माना जाता था कि वे पार्टी के अनुसार काम करते हैं। उनकी भूमिका पर संदेह किया जाने लगा और जाहिर है केंद्र और राज्य के संबंधों में बदलाव की मांग उठी, दोनों परिवर्तन की मांग उठी और यह मांग, यह घटनाक्रम आने वाले दशक के लिए, आने वाले वर्षों के लिए राजनीति के संबंध के लिए एक नई करवटें ले रहा था। क्षेत्रीय नेताओं के उभार ने राजनीतिक दलों का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया और राजनीतिक दलों ने क्षेत्रीय नेताओं को महत्व देना शुरू कर दिया था और कुछ क्षेत्रीय नेता तो क्षेत्र के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर तक के नेता होने की योग्यता प्राप्त कर रही थी और अपनी शक्ति का, अपनी प्रभुत्व का निरंतर विस्तार भी कर रही थी। और हम यह भी देखते हैं कि
कुछ नेता राष्ट्रीय स्तर के नेता होने के बावजूद, उस तरह के कद काठी रखने के बावजूद वहाँ से वे एक तरह से निष्कासित कर दिए गए थे। उनको महत्व नहीं दिया जा रहा था, कहने का तात्पर्य ये है। और हम यह भी देखते हैं कि आपातकाल इसी 70 के दशक में लगी, जिन्होंने की कई तरह की करवटें ली राजनीतिक स्तर पर, देश स्तर पर, और राज्य में हो या राष्ट्र में हो, दोनों स्तर पर कई नए नेता को उभरने का अवसर मिला, नए नए दल को उभरने का अवसर मिला, और उन्हें यह अवसर भी मिला कि वे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो, उनके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, एक दलीय वर्चस्व के खिलाफ एक साथ खड़े हो। और हम यह देखते हैं कि इसी दशक में जनता पार्टी की सरकार भी आती है, और जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर ऐसे कदम उठाए कि उन्हें लगे कि राज्य राजनीति को महत्व दिया जा रहा है। यह भी देखते हैं कि मंडल आयोग की नियुक्ति की गई, और बिहार, उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, और इस आरक्षण ने तो देश की राजनीति में अलग ही परिवर्तन का माहौल उत्पन्न किया, और यह बदलाव, यह क्रांति की आहट राज्य राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति को भी नया मोड़ दे रहा था। राज्य स्तर पर उभर रहे नेताओं ने न सिर्फ इंदिरा गांधी के कांग्रेस को चुनौती दी, बल्कि उनके नेतृत्व, उनके संगठन को भी चुनौती दी कहीं न कहीं, और केंद्र राज्य संबंधों में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि 1969 का चुनाव हो या फिर 80 का दशक का आरंभ वाले चुनाव, वहाँ पर दोनों क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने केंद्र पर अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की। केंद्र राज्य संबंध कहीं न कहीं बिगड़ती हुई प्रतीत हुई। ऐसे में कई तरह के आयोग बनाकर भी दोनों के संबंध को सुधारने की कोशिश की गई, अच्छे बनाने की कोशिश की गई। हम देखते हैं कि इसी संदर्भ में राजमन्नार आयोग का गठन होता है। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा का संकल्प इस दिशा में देख सकते हैं, और सरकारी आयोग 1983 में बनाई जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि क्षेत्रीय ताकत बढ़ रहे थे, यहाँ पर उनसे अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई केंद्र के द्वारा। वहीं 70 के दशक में हम यह भी देखते हैं कि इंदिरा गांधी को कई स्तर पर चुनौती मिली। गुजरात आंदोलन, जो कि छात्र आंदोलन वहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद किस तरह जेपी आंदोलन ने संपूर्ण क्रांति के रूप में उन्हें चुनौती दी। क्षेत्रीय ताकत के रूप में जेपी जयप्रकाश नारायण किस तरह उभरे। वहीं इसी दौरान हम यह भी देखते हैं कि इंदिरा गांधी के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किस प्रकार उनके चुनाव को चुनौती दी गई। और यहाँ पर हम यह देखते हैं कि 1975 से 77 तक किस तरह 20 महीने तक देश में आपातकाल लागू रहती है, देश की स्थिति सही नहीं रहती है। और आपातकाल के बाद चरण सिंह जैसे क्षेत्रीय नेता उभरते हैं, न सिर्फ क्षेत्र स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश करते हैं। उनके साथ साथ कई अन्य प्रांतों में भी लोग उभरते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं राम नरेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो। इसी तरह दक्षिण भारत में भी नेता उभरते हैं। हरियाणा में देवीलाल को देख सकते हैं, तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर को उभरते हुए आप देख सकते हैं। इस तरह कई एक कार्यक्रम के माध्यम से भी ये लोग राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करने लगे। कृषक जगत से उभरने वाले नेता तो थे, लेकिन इसके पीछे भी उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि थी। हम अगर संविधान की बात करें तो संविधान, भारतीय संविधान को वकीलों के लिए स्वर्ग कहा जाता है, और चूंकि उसमें ज़्यादातर लोग वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, संविधान सभा के सदस्य थे, और जाहिर है कि प्रथम आम चुनाव में तो उन्हीं लोगों का ज़्यादा बोलबाला था। और आप देख सकते हैं कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में 35% तो वकील ही थे, वे कानून पढ़े हुए थे, और वकीलों की यह बहुतायत संख्या क्रमशः घटती चली गई।
और जहाँ प्रथम लोकसभा चुनाव में 35% आपको वकील मिलते हैं, वहीं दूसरी में यह 5% घटकर 30 आई और तीसरी में तो 24 आ गई और चौथी में 17% वकील ही रह गए। वहीं वकीलों की संख्या घटती जा रही थी तो कृषि क्षेत्र से आए सांसदों की संख्या क्रमशः बढ़ती जा रही थी। आप देखते हैं कि प्रथम आम चुनाव में महज 22% कृषक पृष्ठभूमि वाले आए थे, तो वहीं दूसरे में 29% आ गए, तीसरे में 27% आ गए और चौथे में 31% कृषि क्षेत्र से जुड़े सांसद आ गए। तो यहाँ पर जाहिर है कि इस क्षेत्र का बोलबाला यहाँ पर स्थापित होना ही था, इसका प्रभाव पड़ना ही था, संसद पर प्रभाव पड़ा, कानून निर्माण में प्रभाव पड़ा और राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो शहरी हितों को वरीयता दी जा रही थी, उस पर कहीं न कहीं कमी आई और ग्रामीण पृष्ठभूमि को भी वरीयता मिलने लगी थी। 70 के दशक में देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी में बाहरी विपक्षी दलों के साथ साथ जितनी जूझ रही थी, जितना उसे चुनौती मिला था, उसे आंतरिक स्तर पर भी उतनी ही चुनौती मिल रही थी। हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अंदरूनी स्तर पर भी कांग्रेस चाहती थी जो संगठन वह सरकारी स्तर पर सरकार में रहते हुए इंदिरा गांधी वैसा नहीं चाहती थी और इंदिरा गांधी चूंकि सरकार में थी और वे चाहते थे कि धुआंधार ज़्यादा धन खर्च हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी संगठन उनकी बातों के लिए मानने के लिए तैयार नहीं थी और हम देखते हैं कि वही दौर था जब विश्व में नई आर्थिक नीति को अपनाया जा रहा था और इंदिरा गांधी ने भी उसी अनुरूप चलने का फैसला किया था। आप देखते हैं कई बदलाव आर्थिक जगत में भी लाए गए, राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का, इस तरह कई एक मामले आए, प्रीपर्स की समाप्ति कर दी गई थी, आर्थिक नीति जनहित तक सरकार बनाएगी तक पहुँचाएगी, सरकार यही चाह रही थी, यही सोच रही थी और वे इंदिरा गांधी कहीं न कहीं उन्हें लगता था कि वे ऐसी नीति बना रहे हैं जिससे कि वो जनता तक सीधे पहुँच सकती है, जनता तक पहुँचने वाली राजनीति वे कर रही हैं और लेकिन यही आर्थिक नीति के कारण आप देखते हैं कि उसी समय राष्ट्रपति चुनाव भी हुआ था, वहाँ पर अपनी पार्टी में खुद मतभेद हो गया था और यही कारण था कि 70 के पहले 1969 में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया था। एक कांग्रेस ई और एक संगठन कांग्रेस, दोनों अलग-अलग हो गया था और जो सरकार में कांग्रेस था और जो संगठन में कांग्रेस था, कहीं न कहीं दोनों में काफ़ी मतभेद चरम पर थे और संगठन कांग्रेस जो थे, वो जनसंघ स्वतंत्र पार्टी अधिकार से समझौता कर लिए थे और फलतः क्या हुआ, इंदिरा गांधी सरकार अल्पमत में एक तरह से सरकार चला रही थी और वहीं हम देखते हैं कि 1970 के बाद इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी और अपने नए जो चुनौती जो दे रहे थे और इसी एक तरह से जनादेश मांगा पब्लिक से और इस ऐतिहासिक चुनाव में इंदिरा गांधी ने गैर कम्युनिस्ट विपक्ष जितने भी थे उनमें 4 पार्टी मुख्य रूप से आते हैं, जनसंघ, संसोपा, स्वतंत्र पार्टी, संगठन, कांग्रेस। इन सबों को एक तरह से रौंदते हुए, ध्वस्त करते हुए संसद में 2/3 बहुमत प्राप्त किया और यह वही दौर था जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, बांग्लादेश का उदय हुआ था और बांग्लादेश के संकट में आप देखते हैं कि उनके सैनिकों को जीत मिली थी, भारत का उत्साह चरम पर था और यही कारण रहा कि इस फौजी जीत का तत्कालिक लाभ उन्हें चुनाव में मिला और मार्च 1972 में जब विधानसभा में चुनाव हुए तो हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को 16 राज्य में से 14 राज्य में जबरदस्त बहुमत के साथ जीत हासिल हुई और वह उस समय देखते हैं कि इंदिरा गांधी का एक नारा था, गरीबी हटाओ और इंडिया की फौज ने जिस आयरन लेडी के रूप में इंदिरा गांधी ने प्रसिद्धि पाई पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करके, उनकी लोकप्रियता उस दिनों चरम पर थी और देखते हैं विपक्षी दलों को वोट तो मिला लेकिन इनके बनिस्बत नाम मात्र के वोट रह गए थे और आपस में बिखराव के कारण वे ज़्यादा सीट नहीं ला पाए थे। इंदिरा गांधी ने अपने बढ़ते हुए जो प्रभुत्व था उस मॉडल को स्थापित करना चाहा। वहीं हम यह भी देखते हैं कि जो विपक्षी राजनीति थे, क्षेत्रीय राजनीतिक दल वे क्षेत्रीय राजनीति के जरिए अपनी पहचान
विभिन्न राज्यों में बना रहे थे और कांग्रेस की लोकप्रियता में जाहिर है गिरावट आ रही थी और 1974 तक आते-आते विपक्ष में ज़्यादा विरोध होने लगे, ज़्यादा इनकी आवाज़ें बुलंद होने लगी और श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की जाने लगी थी और इसके पीछे कारण यह भी था कि उन्होंने आर्थिक पुनर्निर्माण के वादे किए थे, गरीबी हटाओ के वादे किए थे और उन पर सरकार अमल नहीं कर पाई। जनता की इच्छाएं बढ़ गई, अपेक्षाएं बढ़ गई, कामनाएं बढ़ गई, लेकिन हकीकत में वह पूर्ण नहीं हो पाई, उसकी भरपाई नहीं की जा सकी। न गरीबी हटी, न बेरोजगारी में कमी आई और गरीबी हटाओ जैसे नारे को लोगों ने नापसंद करने लगा और इंदिरा गांधी अपने ब्यूरोक्रेसी पर, अधिकारी तंत्र पर ज़्यादा निर्भर हो गए थे। वे पार्टी से ज़्यादा अपने तंत्र पर ही निर्भर करते थे, इसके ज़्यादा विश्वास करते थे और जो जनता का मूड बिगड़ रहा था, जनता आंदोलनरत हो रही थी, इसका आकलन श्रीमती गांधी नहीं कर सकी और यही कारण रहा कि कई जगह सामान्य पुलिस की जगह अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल बढ़ गया। सामान्य कानून को समाप्त कर मीसा जैसे निवारक नजरबंदी कानून का इस्तेमाल होने लगा। आप जानते हैं उस समय मीसा एक कानून बनाया गया था जिसके तहत किसी को नजरबंद कर दिया जाता था, विपक्षी को विशेष करके। DIR कानून भी बना था और अब देखते हैं कि गुजरात में छात्र आंदोलन किस तरह वहाँ पर हार्डली पूरे देश में फैला। बिहार में अर्धसैनिक बलों की भूमिका यहाँ भी बढ़ने लगी थी। वहीं जब 70 के दशक का जिक्र करते हैं तो 1974 का विपक्ष का आंदोलन का भी जिक्र करना तो समीचीन होगा। हम देखते हैं कि उस समय इंदिरा गांधी नकारात्मक चिंतन की तरफ दिखती है, तो वहीं जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में भी छात्रों ने आंदोलन कर लिया था, रेलवे हड़ताल, इस तरह कई एक तरह की यहाँ पर भी चरम पर हड़ताल जैसी स्थिति दिखती है। हम देखते हैं कि गुजरात में छात्र आंदोलन के बाद चिमन भाई पटेल की सरकार हटा दी गई थी। कहीं न कहीं यहाँ पर बाकी कांग्रेसी का भी इसमें एक भूमिका रही। उसके बाद देखते हैं विधानसभा भंग करवाई गई और कांग्रेस के पास बहुमत था, लेकिन विधानसभा भंग करवाई गई, राष्ट्रपति शासन लगाई गई, महंगाई बढ़ी, प्रशासन की हालात निश्चित ही खराब हो गए और गुजरात में नवनिर्माण समिति बनाई गई और युवा आंदोलन को एक धार देने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं न कहीं उसमें विपक्षी दलों का घुसपैठ बढ़ा और एक तरह से वह नवनिर्माण आंदोलन भंग हो गया। हम यह भी देखते हैं कि वहाँ पर बिहार की बात करें तो लोक संघर्ष समिति दिखी। वहाँ पर 1942 के जो महानायक रह चुके थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने अपनी आंदोलन की बागडोर संभाल ली और ऐसा लगा कि वो एक नए किस्म की राजनीति कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था जगाने का काम करेंगे। उन्होंने तो अपने इतने व्यापक तौर पर अपने संपूर्ण आंदोलन को समेट लिया कि भ्रष्टाचार की बात हो या चुनाव सुधार की बात हो या लोकतंत्र को लोकोन्मुख बनाने के संदर्भ में देखा जाए, तो इन्होंने व्यापक अर्थों में इसे लिया और शहरी मध्य वर्ग के हाथ यद्यपि कि आंदोलन की बागडोर में दिखती है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि आंदोलन का मध्य वर्गीय शहरी चरित्र जो था वो कहीं न कहीं सरकार को सुविधा प्रदान करती थी और उसे लगता था कि किसान और मजदूरों के समर्थन से उसे वंचित न कर दे और आंदोलनकारी में टकराव क्रमशः बढ़ गई। विधानसभा भंग करने की जिद, तो सरकार ने उसे वो लोकतांत्रिक करार एक तरह से दिया और पुलिस और अर्धसैनिक बलों के हवाले एक तरह से हम कहें तो यहाँ पर शासन व्यवस्था जाती प्रतीत हुई। जेपी को फांसीवादी कहा गया, लोकतांत्रिक कहा गया, प्रतिक्रियावादी कहा, जन विरोधी इन्हें कहा गया। इस तरह की बातें हम देखते हैं।
और बात 70 के दशक की हो रही हो तो 1975 के आपातकाल का जिक्र करना स्वाभाविक होगा। हम देखते हैं 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था और उसके 6 महीने पहले तक देखें तो आरंभिक के 6 महीने सामान्य गति से ही चल रहे थे। ऐसी कोई बातें नहीं लग रही थी कि आपातकाल जैसी ही स्थिति से देश को जूझना पड़ेगा और एक तरह से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित हो ही रहा था, उत्पादन में बढ़ोतरी हो ही रही थी, लेकिन विपक्ष हमलावर थे, विपक्ष आक्रामक तेवर में आगे बढ़ते जा रहा था और जेपी का आंदोलन भी अपना नियंत्रण से बाहर जा रहा था, अपना एक तरह से कहें तो आवेग को खोते जा रहा था और चुनाव के जरिए आंदोलन की जन लोकप्रियता साबित करने की प्रधानमंत्री की चुनौती मानने के लिए लगभग ये लोग तैयार थे। मोरारजी देसाई अनशन पर बैठे थे, उनके सामने झुककर गुजरात विधानसभा चुनाव भंग कराने को लेकर तो प्रधानमंत्री राजी हो गई थी एक तरह से। वहीं हम यह भी देखते हैं गुजरात के चुनाव में विपक्षी पार्टियां जनता फ्रंट के रूप में एक हो गई थी। वहीं उन्होंने चिमन भाई की पार्टी किसान मजदूर लोक पक्ष का भी समर्थन लिया, जिन्हें हटाने के लिए कुछ दिन पहले वही लोग मुहिम चला रहे थे। कांग्रेस को 44% वोट वहां मिलते हैं, लेकिन विपक्ष कुछ अधिक वोट से आगे बढ़ गया और पुनः इंदिरा गांधी को ही इस चुनावी मुहिम का श्रेय गया। गुजरात में कांग्रेसियों के गिरे हुए मनोबल के बावजूद हम देखते हैं कि गरीब और आदिवासी पार्टी ने कहीं न कहीं कांग्रेस को ही समर्थन दिया था। एक भूचाल तब आ गया जब 12 जून 1975 को न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी के रायबरेली से लड़े चुनाव को अवैध करार दे दिया, चुनाव रद्द कर दिया और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायमूर्ति ने प्रधानमंत्री को सशर्त स्थगन आदेश मिल गया और जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को मामले पर अपना फैसला सुनाना था, उन्हें स्थगन आदेश मिल गया था। पर वहीं विपक्ष ने इस फैसले का इंतजार करना पसंद नहीं किया और वे आक्रामक होकर इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करने लगे और इसे ही वह वक्त था कि सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया इंदिरा गांधी के इस्तीफे की देकर नहीं की, बल्कि तीखी प्रतिक्रिया देकर आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी और संविधान को लगभग इतने अधिकार जो मिले होते हैं हमें लोकतांत्रिक अधिकार, उसे न केवल सीमित कर दिया गया बल्कि एक तरह से ऐसा लगा कि वो खत्म न हो जाए और एक व्यापक पैमाने पर विरोधियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई थी और इस आपातकाल का सबसे अधिक खामियाजा भी पुनः कांग्रेस पार्टी को ही भुगतनी पड़ी और उन्होंने कहीं न कहीं उनके सलाहकारों को कुछ गलतफहमियां ऐसा लगता है कि हो गया होगा, तभी तो आपातकाल लगाया और ऐसा लगता है कि जिस थिंक टैंक में वे रहती थी उन्हें लगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेंगे तो कहीं इसका असर सिर्फ कुछ ही लोगों पर पड़ेगा, मध्य वर्ग पर पड़ेगा, गरीब और सामान्य जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फर्क सब तक पहुंच गया और उसकी विरोध की लहरें हर स्तर तक चली गई। दूसरी ओर नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के जरिए भी शासन की जा सकती है, इंदिरा गांधी ने कहीं न कहीं यह सोच लिया था, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका और सारे देश में उत्तर भारत में विशेष करके स्थिति ज्यादा खराब हो गई। उस समय की राजनीति का संदर्भ देखते हैं तो कहीं संजय गांधी का भी जिक्र करना यहाँ पर समीचीन होगा। इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी की भी राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था और दिल्ली के उपराज्यपाल जगमोहन को हटाने में भी इनका नाम आता है और कहा जाता है कि कई जगह दिल्ली में विशेषकर सुंदरीकरण के नाम पर गरीबों को बेघरबार कर दिया गया। विरोधी तरह तरह के आरोप लगाते चले गए। कुछ लोग कहे कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को उजाड़ा गया, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि परिवार नियोजन के नाम पर जबरन नसबंदी की गई, अत्याचार तक के इस पर आरोप लगे। इंदिरा गांधी के खिलाफ जन आक्रोश क्रमशः बढ़ते चला गया
वहीं हम देखते हैं कि जब पुनः 1977 में जब चुनाव होता है तो इंदिरा गांधी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बुरी तरीके से उन्हें चुनाव में पराजय झेलनी पड़ी और कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी से उन्हें काफ़ी धोखा मिला। उन लोगों ने दोनों शायद कह रखा हो कि आप बहुमत से जीतने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और देखते हैं कि जनता पार्टी की लहर चली और उसमें वे हार गई। उनका इंदिरा गांधी के साथ-साथ उनका बेटा भी चुनाव हार गया और हम देखते हैं केंद्र में पहली बार कांग्रेस से अलग गैर कांग्रेस की सरकार बनी और एक तरह की विपक्षी दलों ने जो गठजोड़ करके सरकार बनाई थी। यह अलग बात है कि वह एक दलीय एक पार्टी के वर्चस्व जैसी सरकार नहीं थी, बहुदलीय गठजोड़ वाली सरकार थी और दोनों में हालांकि उसमें बहुत सारे नेता थे जो कि कांग्रेस से ही निकले थे, लेकिन यहाँ पर भी वो बहुदलीय सरकार में बनकर साझी सहमति के रूप में सत्ता में आए थे और यह गठजोड़ आपातकाल के संघर्ष का परिणाम था। आपातकाल ने एक तरह की संघीय सहमति दे दी थी। लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया सत्ता के बहुलवादी ढांचे को एक तरह से कहें तो तहस-नहस करके डाला था। संस्थाओं के क्षय होने का आरोप लगा। जनता पार्टी को पूरी राजनीतिक व्यवस्था में एक तरह से कहीं न कहीं दोबारा जान प्राण डालना था, लोगों का विश्वास जीतना था। उन शहरी मध्य वर्ग के साथ-साथ गाँव देहात के उन विशाल तबकों को भी जोड़ना था, उन्हें राजनीति से जोड़ना था। इंदिरा गांधी की निरंकुशता पर न केवल विराम लगाना था, बल्कि लोगों में विश्वास जताना था कि सरकारें इतनी निरंकुश भी नहीं होनी चाहिए। जनता पार्टी को नीतिगत और समता मूलक व्यवस्था स्थापित करनी थी, जो कि काफ़ी आसान नहीं था और जनता पार्टी ने एक हद तक इस सारे उपाय से निपटने की कोशिश भी यद्यपि की, लेकिन यह विशाल भारत में उनकी यह कोशिश पूर्णता को नहीं पा सकी। एक तरह से जो लोकतांत्रिक संस्थाओं में जो दीमक लग गया था, उन्हें उन सामाजिक राजनीतिक शक्ति को वह पुनरुत्थान नहीं कर पाई और हम यह देखते हैं कि कार्यपालिका पर संसदीय श्रेष्ठता भी पुनः स्थापित नहीं हो पाई। संविधान को पूर्णतः जो ध्वस्त कर दिया गया था, दुरुस्त भी नहीं किया जा सका। चुनाव सुधार तो उन्होंने विपक्ष में रहते हुए बहुत से उनके दावे किए थे, पर चुनाव सुधार भी नहीं हो पाए थे और जमीनी स्तर पर विपक्षी दलों ने अपनी पार्टी संगठनों को निर्मित करने की असफल कोशिश की और वे नाकाम रहे और इन्हीं सब नाकामियों की वजह से हम देखते हैं कि 1980 में पुनः इंदिरा गांधी चुनाव के माध्यम से केंद्र में सत्ता में वापस आती है।